हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमने यूपीएससी की जो ईपीएफओ सीरीज़ है, मिशन ईपीएफओ 2023 को स्टार्ट किया था उस सीरीज़ को। और मेरे जो सिलेबस का पार्ट है इंडियन इकोनॉमी, मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमने इंडियन पॉलिटी भी शुरुआत कर दी है दोस्तों, राइट। तो इंडियन पॉलिटी का आज ये तीसरा लेक्चर रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उनके रिलेटेड आर्टिकल्स, उनके रिलेटेड पावर्स फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अलावा भी हमारे जो दूसरे एजुकेटर्स हैं उन्होंने जो दूसरा पार्ट होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गया, लेबर लॉस के बारे में सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आप साइमल्टेनियसली वहाँ पे भी वॉच कर सकते हैं। और डरिएगा मत, ये कंप्लीट फ्री कोर्स रहेगा और 100% सिलेबस कवरेज के साथ आपको आएगा दोस्तों, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वीडियो जो है आपको फ्री दिया जाएगा और बाकी का पेड कोर्स रहेगा। ये कम्प्लीटली फ्री कोर्स है आपको। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर रिलेशंस हो गया, या फिर आपको जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब कुछ आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, बस आपको एक ही काम करना है कि आप जो है मेहनत करनी है, और इस बार आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम में जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्रैक करना ही है, तभी जाकर हमको खुशी मिलेगी। और यही दुआ है मेरी। रमज़ान के महीने में मैं यही दुआ करता हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं कि उनके जो मेहनत कर रहे हैं, दिल लगा के काम कर रहे हैं, ऊपर वाला उनका साथ दे और उनका जो है वो बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, उनका फल ज़रूर अता करेगा। ठीक है, डोंट वरी, यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस ईयर। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम उसका अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर आज हम पढ़ेंगे। सो आर्टिकल 74 1 क्लॉज 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट प्राइम मिनिस्टर शैल बी द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दोस्तों याद रख लीजिए। ओके, तो पहले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने बताया था क्या क्या कैटेगरीज होते हैं दोस्तों। ओके, कितने कैटेगरीज होते हैं उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, राइट। तो आज प्राइम मिनिस्टर का है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में ये लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी द head of council of ministers. Okay. He has the power of selecting and advising the president to dismiss them individually, and he is the chairman of the cabinet. जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वही है चेयरमैन कैबिनेट के, और उनके पास पूरे राइट्स होते हैं दोस्तों। वो किसी को निकाल सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, या फिर मिनिस्ट्री को कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा जो है कई फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, क्योंकि किसी को एक्स्ट्रा मिनिस्ट्री दे दी जाती है, किसी के पास ले ली जाती है, राइट। तो टाइम टू टाइम चेंज होता है। ये सब कौन करते हैं, कौन डिसाइड करते हैं? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 78 में इनके पावर्स बताए गए हैं। क्या क्या पावर्स मैं आपको बता देता हूँ। जो ड्यूटीज़ कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर के, जो आर्टिकल 78 में क्लियरली मेंशन किया गया है, टू कम्युनिकेट विद द प्रेसिडेंट दोस्तों। ओके, टू कम्युनिकेट विद प्रेसिडेंट। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ताकि अगर फुल लिखूंगा तो लिखने में ही टाइम चला जाएगा। टू कम्युनिकेट विद द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजंस ले रहे हैं, चाहे वो कैबिनेट मीटिंग में हो या कुछ भी हो, ये सारा कम्युनिकेशन जो है प्रेसिडेंट के साथ कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं दोस्तों, ठीक है। टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन दोस्तों। ओके, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो, सिंपल कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रिलेटेड टू यूनियन हो गया या स्टेट हो गया, राइट, लेजिस्लेशन के रिलेटेड कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो, तो सब कुछ कौन संभालते हैं? प्राइम मिनिस्टर ही संभालते हैं। ओके, और अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि टाइम टू टाइम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजंस लिया जा रहा है उसको जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाए, राइट। और ये भी कोई भी मैटर ले लीजिए आप, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हो, जुडिशियल मैटर हो, या लेजिस्लेटिव मैटर हो, एग्जीक्यूटिव मैटर हो, अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि मुझे इस बारे में पता चलना चाहिए, तो ये भी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ही उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, शेयर किया जाता है सारे डिटेल्स, ठीक है। समझ में आ गया? बस इतने ही ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 78 के अंदर जो बताया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अ चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों। जो लॉ ऑफिसर कहते हैं ना, लॉ ऑफिसर, लॉयर जिसे हम कहते हैं, गवर्नमेंट के जो लॉयर होते हैं, लॉ ऑफिसर, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। एंड हिज ड्यूटी शैल टू बी गिव एडवाइस ऑन लीगल मैटर्स एंड टू डिस्चार्ज फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल में दिया, कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है दोस्तों अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बट ही हैज़ नो पावर टू वोट इन द पार्लियामेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ पे वो जाके बैठ सकते हैं, प्रोसीडिंग्स को सुन सकते हैं दोस्तों, राइट। बट ही डज़ नॉट हैव ए वोटिंग राइट, जैसे मिनिस्टर्स को होता है, जैसे स्पीकर को होता है। मैंने बताया था स्पीकर को क्या होता है, कास्टिंग वोट होता है। जब किसी का टाई हो जाता है ना, तब जो है कास्टिंग वोट का इस्तेमाल किया जाता है, बट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वोट नहीं होता। तो एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछ के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो ही हैज़ नो पावर एंड ही इज़ अपॉइंटेड। इनको कौन अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इनकी कोई टेन्यूरिटी नहीं होती है, 5 साल या 6 साल बाद बदलना है। ही विल होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ही मस्ट हैव सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि लॉ ऑफिसर है ना ऑब्वियसली, ओके। ही इज़ अ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉ ऑफिसर, तो ऑब्वियसली ही शुड हैव द सेम क्वालिटी हैज सेम क्वालिफिकेशन एज सुप्रीम कोर्ट जज हो गया दोस्तों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। द कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, याद रख लीजिए। सो अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर है। वही अगर सीएजी की बात करें, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड इज ड्यूटी टू सी दैट नॉट ए फॉरथिंग स्पेंट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ स्टेट विदाउट अथॉरिटी ऑफ अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। मतलब जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया का जो पैसा होता है, जो हमारा टैक्स का पैसा जमा करते हैं, जो रेवेन्यू का पैसा होता है वहाँ पे रखा जाता है, उस पैसे में से कोई भी मिसयूज़ ना हो दोस्तों, ओके। वो उस पैसे में से अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर प्रोसीजर्स है, तभी जाकर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मिसयूज़ ना हो, बिकॉज ही इज़ अ गार्डियन, राइट। गार्डियन का काम क्या होता है, सुरक्षा, हिफाजत करना, राइट। इसीलिए को तो हम गार्डियन कहते हैं। सो ही सैलरी एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस कैन नॉट बी वैलिड टू हिज डिसएडवांटेज। और इनकी जो टर्म होते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है 6 ईयर्स होता है, याद रख लीजिए। तो सीएजी का टर्म कितना होता है, 6 ईयर्स होता है दोस्तों, ओके। या फिर अगर 6 ईयर से पहले उनकी एज अगर 65 ईयर्स हो जाती है, तब भी ये रिटायर माने जाते हैं, रिटायर कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और इनको कौन अपॉइंट किया जाता है, ऑब्वियसली हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा ही इनको अपॉइंट किया जाता है। एंड अगर इनको रिमूव करना है तो बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जो है रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा, ओके। और इनको सिर्फ मिसबिहेवियर कौन से पैरामीटर्स में निकाला जा सकता है, एक तो मिसबिहेवियर हो गया और दूसरा क्या हो गया, इनकैपेसिटी दोस्तों, ओके। दूसरा क्या हो गया, इनकैपेसिटी। सो इन दोनों ग्राउंड्स पे ही इनको निकाला जाता है और पार्लियामेंट्स में रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तभी जाके इनको रिमूव कर सकते हैं। बट इनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा दोस्तों। और कितनी इनका टेन्यूर रहेगा, 6 साल का होगा, या फिर उससे पहले उनकी एज अगर 65 ईयर्स हो जाती है तब भी उनको रिटायर कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मनी बिल। देखिए मनी बिल क्या होता है, आधार कार्ड जो आपने देखा होगा जो लागू किया गया है वो भी मनी बिल के ज़रिए से ही लाया गया था दोस्तों। ए बिल इज़ डीम्ड टू बी मनी बिल इफ़ इट इज़ कंटेन ओनली प्रोविजन डीलिंग विथ ऑल और एनी मैटर स्पेसिफाइड टू आर्टिकल 110, ठीक है। जो आर्टिकल 110 में मेंशन किया गया है उसके रिलेटेड अगर आप कोई बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर उसी का कुछ पार्ट को लेकर आप बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज ए मनी बिल, ओके। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर ए बिल इज़ मनी बिल और नॉट, ये कौन डिसाइड करते हैं, ये स्पीकर डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करते हैं, स्पीकर डिसाइड करते हैं दोस्तों, ठीक है। लोकसभा वही फाइनल होता है, वो जो डिसाइड किया वही फाइनल है। एंड मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि लोकसभा अपना मनी बिल लेके आया और राज्यसभा अपना मनी बिल लेके आ रहा है, नहीं, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल और अमेंड, इट मस्ट बी विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, ओके। तो अगर मनी बिल लोकसभा में पास होने के बाद ऑब्वियसली राज्यसभा को तो जाएगी, तो 14 दिन का टाइम होता है। कितने दिन का टाइम होता है, 14 डेज़ का टाइम होता है। अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो बता सकते हैं, अगर उसके अंदर वो कोई रिस्पॉन्स ना दे तो ऑटोमेटिकली बिल जो है पास कर दिया जाता है। क्लियर हो गया, राइट। सो बजट की बात करें, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और बजट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, AFS कहते हैं, याद रख लीजिए AFS का मतलब क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और कौन से आर्टिकल में आता है ये,
आर्टिकल 112, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट कंटेन्स द एनालिसिस ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट्स, कितना हमने कमाया, कितना एक्सपेंडिचर किया, ओके इस बार का हमारा फिजिकल एक्सपेंडिचर कितना है, राइट, और फिजिकल डेफिसिट कितना है, वो सब सारा कुछ इसमें डिसाइड किया जाएगा। उसके अलावा भी कई तरह के न्यू प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा दोस्तों, ओके। और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए कितना हमने आउटले लिया है, कितना आउटले अलॉकेट किया है, ये भी डिस्कस किया जाएगा, राइट। और स्पेंडिंग प्रोग्राम सारे बताए जाएंगे दोस्तों आपको बजट में, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। मैंने कहा था ना CAG क्या होते हैं, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल क्या होते हैं, ही इज़ अ गार्डियन ऑफ पर्स, पहले हम अभी जस्ट हमने पढ़ा, ओके। गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, पब्लिक पर्स का मतलब क्या है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया का जो पैसा है उसका गार्डियन करते हैं, व्हाट इज़ दैट, ओके। सो इट्स सब्जेक्ट टू द असाइनमेंट ऑफ सर्टन टैक्सेस टू द स्टेट्स, और जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता है ना तो उसमें इस फंड में स्टोर कर दिया जाता है, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया, ओके। द एक्सपेंडिचर चार्ज एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर, क्या क्या हम इस फंड से निकाल सकते हैं। पहला, एमॉलमेंट्स एंड अलावेंस ऑफ प्रेसिडेंट, जितने भी एमॉलमेंट्स हैं अलावेंसेस है प्रेसिडेंट के, वो किया जा सकता है, ओके। एंड नेक्स्ट, द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू हिज ऑफिस, सैलरीज अलावेंस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा के हो या स्पीकर जो लोकसभा के, उनके डिप्टी स्पीकर, उनका भी इसी से में चार्ज किया जाता है। द सैलरी एंड अलावेंस एंड पेंशंस पेएबल और रिस्पेक्ट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, या पेंशन्स आप पे कर रहे हैं जजेस को, वो भी जो है इसी में काउंट किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया आपको, अभी थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा। इसीलिए CAG को जिम्मेदारी दी गई है कि भाई तो हिसाब किताब बराबर रखना, ठीक है, कोई गड़बड़ ना हो इसमें, कोई जो है हद से ज़्यादा पैसा ना निकालें यहाँ से, क्योंकि इट्स ए पब्लिक पर, इससे हमारे मेहनत का पैसा, क्योंकि यहाँ पे देखा होगा आपने कि टैक्सेस से पैसा जमा किया जा सकता है और रेवेन्यू से यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। चलिए, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट। सो कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट इज़ नथिंग बट आर्टिकल 267 जो है एम्पावर्स पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू क्रिएट कंटिजेंसी फंड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग ऑफ अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर, ओके। मान लीजिए सपोज कहीं लैंडस्लाइड्स हो गए, ओके, कहीं ड्रॉट कंडीशंस आ गई, ओके, और अचानक कुछ हादिसात हो गए, तो अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए इस तरह का फंड को डिज़ाइन किया गया है दोस्तों, ओके। एंड अमाउंट ऑफ द फंड इज सब्जेक्ट टू रेगुलेटेड बाय अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, मतलब तब का जब जो है एक बिल पास किया जाता है लोकसभा में और इस फंड को रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया क्या होता है और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, दोनों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे गवर्नर दोस्तों, ठीक है। अभी हम स्टेट लेवल पे आ चुके हैं। सो एट द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज़ गवर्नर जस्ट एज ए प्रेसिडेंट एट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ठीक है। जैसा प्रेसिडेंट जो है यूनियन के हेड होते हैं, उसी तरह हमारे जो स्टेट के हेड होते हैं वो कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि बच्चों को जो है बेसिक से समझाऊँ, ठीक है, क्योंकि जो कोई भी मेरा लेक्चर देखे उसको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। मैं जानता हूँ कि आपने कई सारे UPSC एग्ज़ाम्स दिए होंगे, आपने बहुत बार पढ़ा होगा है, आप जानते हैं गवर्नर क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, उनके रिलेटेड आर्टिकल्स क्या है, राइट। बट मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर वीडियो में एटलीस्ट 10 क्लास का बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखे तो उसको समझ में आए कि हाँ भाई इस तरह से डिफरेंस, इसलिए मैं लेमैन लैंग्वेज में हर चीज़ को समझाता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए, द सेम पर्सन कैन एक्ट एज ए गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट एंड मे बी अपॉइंटेड मोर देन वंस, हो गया, ठीक है, एक से ज़्यादा भी बार इनको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। एंड द गवर्नर इज़ नॉट इलेक्टेड बट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए। प्रेसिडेंट के टाइम पे जो हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को जो है इलेक्ट किया जाता है, बट यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं दोस्तों, क्लियर। यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना लोकसभा के, राज्यसभा के, ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव के, तो वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। याद रख लीजिए, यहाँ पे राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना 12, वो नहीं पार्टिसिपेट करते यहाँ पे, ओके। तो एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है कि इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा विल ऑल्सो इंक्लूडेड इन वोटिंग, नो, उस पर नॉमिनेटेड मेंबर्स को निकाल दीजिए, तब जाके प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट करते हैं। बट गवर्नर में वैसा नहीं है, गवर्नर को इलेक्ट नहीं किया जाता थ्रू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और इनका जो टर्म होता है वो 5 साल का टर्म होता है, ठीक है। एंड बट इट मे बी टर्मिनेटेड अर्लियर बाय डिसमिसल बाय प्रेसिडेंट एट हुज प्लेजर ही होल्ड्स द ऑफिस। सो आर्टिकल 156 के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है
कि इनको अर्ली भी टर्मिनेट कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, completed 35 years of age, should not hold any office of profit, must not be the member either of the parliament or state legislature. These are the basic okay क्वालिफिकेशन जो इसमें बताया गए हैं। और रही बात मेन अभी पावर्स की, देखिए जिस तरह का पावर जो होता है ना प्रेसिडेंट को जो डिवाइड किया है हम लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, उसी तरह का सिमिलर पावर्स होते हैं गवर्नर के लिए भी। एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें, ही हैज़ ए पावर टू अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल, जैसा कि अटॉर्नी जनरल होते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर जो होते हैं, उसी तरह एडवोकेट जनरल जो कि स्टेट के होते हैं दोस्तों। ओके, एंड द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। द मिनिस्टर एज वेल एज एडवोकेट जनरल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, बट द स्टेट पब्लिक कमीशन कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई हिम, बट द मेंबर्स, ये डायरेक्टली यूनियन के अंडर आते हैं। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं ना, उनके मेंबर्स हो या उनके चेयरमैन हो, अपॉइंट तो गवर्नर ही करते हैं, बट रिमूवल कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। ओके, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। द गवर्नर कैन नॉमिनेट वन मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ़ इज सेटिस्फाइड दैट दे आर नॉट एडवोकेटली रिप्रेजेंटेड। ओके, उसके अलावा भी जो है 1/6 ऑफ मेंबर जो होता है ना अपर चैम्बर, जिन स्टेटों में राज्यसभा होता है, जैसा मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ मैं, जिन स्टेटों में स्टेट लेजिस्लेटिव होते हैं वहाँ पे जो है 1/6 को नॉमिनेट किया जाता है दोस्तों, हैविंग जैसे कि स्पेशल पर्सन्स होते हैं, हैविंग नॉलेज इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, जस्ट सिमिलर टू राज्यसभा। ओके, लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें, ही समन्स, एडजॉर्न्स, प्रोरॉग्स एंड डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली। व्हेन ए बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम फॉर हिज अप्रूवल, ही मे गिव हिज असेंट और ही मे रिजर्व इट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देख लीजिए, जब कोई भी बिल पास करने के लिए लोकसभा में पास यानी स्टेट लेजिस्लेचर में पास होने के बाद जब गवर्नर के पास जाती है, या तो वो अपना असेंट को दे सकता है या फिर प्रेसिडेंट की राय मांगने के लिए वो होल्ड पे रख सकते हैं दोस्तों। क्लियर? राइट, ए बिल थर्स रिटर्न इफ अगेन पास विद सिंपल मेजॉरिटी इट बिकम्स ऑब्लिगेटरी फॉर हिम टू असेंट। अगर कोई चेंजेस करवाना है तो हमारे गवर्नर साहब बोलते हैं कि भाई इसमें कुछ चेंजेस कीजिए, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा रिकन्सिडर करती है उसको। अगर कोई चेंज किए बगैर ही वापस अगर गवर्नर के पास फिर जाती है ना, तब कुछ भी नहीं कर सकते, वो साइन करना ही पड़ेगा। ओके, एंड नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट हिज रिकमेंडेशन। देख लीजिए, कोई भी मनी बिल अगर इंट्रोड्यूस करना है तो पहले गवर्नमेंट की परमिशन हमको लेनी पड़ेगी, गवर्नर की। ओके, चलिए, सो प्रेसिडेंट ही कैन कंसल्ट विद द प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। सॉरी, प्रेसिडेंट जो है गवर्नर से कंसल्ट करते हैं अगर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, जजेस को अपॉइंट करना है। एंड ही हैज़ ए पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव्स, respite or remission of punishment, or to suspend, remit. Okay, and okay, offense against any law related to matter to which executive power of state extends. Okay, emergency powers भी होते हैं। Governor has power to make report to the president whenever he is satisfied that a situation has arisen in which the provision of the constitution cannot be carried in accordance with the provision of constitution। ठीक है, तो emergency provisions भी लगा सकते हैं जब गवर्नर को ऐसा लगता है कि भाई देखिए हमारे जो स्टेट का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इट इज़ नॉट कंपाइल विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट इन लाइन, नॉट कंपाइल, करेक्ट वर्ड इज़ इन लाइन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर से या कुछ नहीं चल रहा है, उनको ऐसा लगता है, तो इमरजेंसी भी लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दिस आर द फ्यू पावर्स ऑफ गवर्नर जो कि इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। राइट, चलिए अभी बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की दोस्तों। ठीक है, सो इन मोस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। ओके, दिस मीन दैट दिस स्टेट हैव ए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, मतलब सिर्फ एक ही होता है। ओके, दे डोंट हैव, राज्यसभा का कोई पार्ट नहीं होता है यहाँ पे। बट कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इंक्लूड मेरा खुद का स्टेट हो, आंध्रा हो गया, कर्नाटक हो गया, वहाँ पे आपको बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, जिसे हम कहते हैं विधानसभा एंड विधान परिषद। ठीक है, उसके बाद गवर्नर होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, इसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। ठीक है, 6 ऐसे स्टेट्स हैं जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर करते हैं दोस्तों। पहले हो गया बिहार, ठीक, नेक्स्ट हो गया कर्नाटका, क्लियर, नेक्स्ट हो गया महाराष्ट्र, नेक्स्ट हो गया आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना एंड यूपी। याद रख लीजिए, ऐसे 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमको दिखाई देता है दोस्तों। वही अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, लोअर हाउस भी कहा जाता है या फिर और पॉपुलर हाउस भी इनको माना जा सकता है। क्लियर?
एंड अपर हाउस जो होते हैं ना, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको हम क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं। ओके, अपर हाउस। सो जस्ट एज ए लोकसभा हैज़ मेड पावरफुल द यूनियन लेवल, जिस तरह यूनियन लेवल में जो है लोकसभा बहुत ही पावरफुल है इन कंपेयर टू राज्यसभा, उनके पास ज़्यादा पावर्स होते हैं, उसी तरह स्टेट लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास बहुत ज़्यादा पावर होते हैं व्हेन कंपेयर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करता हूँ लेक्चर को, क्योंकि बहुत सारा मैंने अभी बता दिया आपको। आई थिंक 25 मिनट्स तक हो चुका है, 20-25 मिनट्स। धीरे धीरे हम कवर करेंगे दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी डिटेल आपको पता चले, इनके पावर्स के बारे में क्या क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेलली लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में डिटेलली मैं आपको पढ़ाऊँगा। बस आपका एक ही काम है कि आप मेहनत कीजिए, दिल लगा के मेहनत कीजिए। मैं भी यहाँ पे मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फास्टिंग में होकर रिकॉर्ड करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क दोस्तों। फिर भी मैं आपके लिए लेक्चर मिस ना हो इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आपको टाइम टू टाइम लेक्चर पहुँच सके। ओके, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, और मैं आपके लिए भी दुआ करूँगा कि ऊपर वाला जो है आपको इस बार अच्छी सफलता दे और आप एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर पाएँ दोस्तों, आपके माँ बाप को प्राउड कर पाएँ आप। ठीक है, तो बस एक ही काम है, मेहनत कीजिए, और दूसरा काम यही है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।